क्या तुमने ये कभी सोचा है कि भैया हाथी जो है वो हाथी को ही जन्म क्यों देता है? मैंगो के सीड से मैंगो ही क्यों निकलता है, बैंगन क्यों नहीं निकलता? चलो ये मान लिया कि भैया ये ऐसा ही होता है, तो जो नया हाथी आया है या फिर नया मैंगो का ट्री आया है, वो क्या एग्जैक्ट कॉपी होता है उनके पेरेंट्स की, या वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं? क्या तुमने ये कभी सोचा है कि जो भाई भाई लोग हैं या बहन बहन है या सिबलिंग्स है, वो एक दूसरे से सिमिलर क्यों दिखते हैं थोड़े बहुत, या फिर उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो आते हैं वो क्यों आते हैं? ये सारे क्वेश्चन सभी के मन में आते हैं, और इन सारे सवालों का जवाब देता है एक बायोलॉजी की ब्रांच, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, ब्रांच है बायोलॉजी की, जो डील करता है विथ इनहेरिटेंस वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब एक प्रोसेस है जिसके मदद से कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजिनी, एंड इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं तुम कि कौन सा बेसिस है हेरिडिटी का। तो दैट इज द इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड व्हाट इज वेरिएशंस? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजिनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डिग्री मतलब यहाँ पे ना ही MBBS BDS की डिग्री, ना ही यहाँ पे एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री 40 डिग्री, ना ही टेम्परेचर की बात हो रही है। डिग्री मतलब भैया कितने टाइम से, मतलब कितनी डिफरेंसेस है प्रोजिनी की फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये हमको कौन बताता है? दैट इज वेरिएशंस। और ताज्जुब की बात यह है कि ह्यूमंस को ये चीज़ मालूम है फ्रॉम 8000 टू द 1000 BC। BC यहाँ पे गाली नहीं है, ठीक है, बिफोर द सेंचुरी, ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट यहाँ पे हम इसको कहते हैं। तो 8000 टू 1000, नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है, 4 ऑप्शंस आते हैं तो वो 8000 टू 10000 करते हैं, बेटा ये उल्टा चलता है, बिफोर द क्राइस्ट वाला ही है। तो भैया दैट इज 8000 टू 1000 BC से ही मालूम था, मतलब ये 8000 से लेके 1000 साल पहले से ही यहाँ पे इंसानों को मालूम था कि भैया ये जो वेरिएशन के कैरेक्टरिस्टिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपे हुए हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं में ये वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। एंड फिर उन्होंने ये वेरिएशंस के लिए अलग अलग वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया। वाइल्ड मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उनको हम वाइल्ड कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि भैया सबसे अच्छा मेल लिया, सबसे अच्छी फीमेल ली, उनका वहाँ पे रिप्रोडक्शन कराया और उनको अच्छी खासी ब्रीड मिली नहीं, तो वहाँ पे सेलेक्टिवली ब्रीडिंग किया उन्होंने, आर्टिफिशियली ब्रीडिंग किया एंड डोमेस्टिकेशन किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले ब्रीड्स में, एग्रीकल्चर के लिए या फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए। जैसे ही उसका एक एग्जांपल है दैट इज साहिवाल काउज इन पंजाब। ये भी तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से ही मिली है, दैट इज साहिवाल काउज इन पंजाब। सो हमारे एंसेस्टर्स को ये चीज़ मालूम थी कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते थे, उनको मालूम है व्हाट इज कैरेक्टर्स था, उनको मालूम थे वेरिएशंस क्या थे, बट उनको साइंटिफिकली ये कैसे आते हैं ये मालूम नहीं था। उनको बस मालूम था कि भैया अच्छा मेल लो, अच्छा फीमेल लो, उनका रिप्रोडक्शन कराओ तो अच्छी प्रोजीनी हमको देखने को मिलेगी। चलो बात करते हैं अबाउट द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये टाइम है मिड 19th सेंचुरी का, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमको आई इनहेरिटेंस की। किसकी वजह से? ग्रेगोर मेंडल की वजह से। ग्रेगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर फॉर 7 years, 7 साल तक, फ्रॉम 1856 टू 1863। तो यहाँ पे देखो 1856 1863 है, ये 1856 और 1863 की हम बात करें, लेकिन सेंचुरी कौन सी है? मिड 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी है। तो ये ध्यान में रखना, जो भी सेंचुरी है उसके पहले का ईयर होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं 1956 बोलता है यहाँ पे तो मैं 20th सेंचुरी बोलता, लेकिन यहाँ पे 1856 है, 1863 है, तो इसलिए मैं कौन सी बोल रहा हूँ? मिड 19th सेंचुरी। यह आगे काम आएगा बायोलॉजी में तुम्हारे, याद रखना। तो इन्होंने क्या दिया, इस टाइम पे इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया और इन्होंने दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब मेंडल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पी प्लांट के ऊपर, इनको जो है इन्होंने जो सबसे पहले, ठीक है, मतलब बायोलॉजी में मैथ किसी ने सबसे पहले इस्तेमाल किया होगा तो वो मेंडल में गया। इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल लॉजिक लगाया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मेंडल को इतना सक्सेस क्यों मिला? तो फर्स्ट रीज़न यही है कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक लगाया बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड सबसे बड़ा क्रेडिट क्यों जाता है मेंडल के डेटा को? क्योंकि उन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज कलेक्ट की थी। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि इतना क्रेडिट क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत
मतलब 7 साल तक जितने भी पी प्लांट्स हैं उन सबका डेटा उन्होंने मेंटेन किया था, लार्ज सैम्पलिंग साइज थी, ठीक है। एंड साथ ही में तीसरा रीज़न ये भी जाता है कि इन्होंने सक्सेसिव जनरेशन तक, फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब दादा दादा से बेटा, बेटा से पोता, पोता से उसका पोता, ऐसे 3 4 5 जनरेशन तक इन्होंने जो है वो प्लांट को टेस्ट किया था और सक्सेसिव रिजल्ट्स यहाँ पे जो है उन्होंने नोट डाउन किए थे और उन्होंने जनरल रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में। नाउ इन्होंने क्या किया कि गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया और इन्होंने हमेशा एक प्लांट में 2 अपोजिंग ट्रेट्स चुने, ठीक है। मतलब टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स, ऊंचा और बिन ऊंचा में, यानी कि बुट का बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है, शॉर्ट हाइट वाला प्लांट्स। देन येलो और ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो ऐसे अपोजिंग वहाँ पे कैरेक्टर चूज़ किए इन्होंने क्रॉस करने के लिए, एंड फिर इन्होंने उसका इस्तेमाल करके एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो निकाला। एंड फिर इस बेसिस के ऊपर जो अलग अलग साइंटिस्ट है बाद में जेनेटिक्स के फील्ड में काम करने के लिए, उन्होंने जो है इसको और थोड़ा जो है रिसर्च किया और थोड़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड की, जिसकी वजह से हमको आज का जेनेटिक्स जो है वो पता चल जाता है। तो मेंडल ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, ठीक है, पी लाइन्स। तो यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग मतलब जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से आई है, मतलब रिश्तेदारों में शादी करके ही, मतलब जो कहते थे ना कि भैया जो प्योर ब्लड जो है वो प्योर रहना चाहिए पुराने काल में, तो वो रिश्तेदारों में ही शादी कराते थे, ठीक है, मामा के लड़के से या आंट के लड़के से, रिश्तेदारों में ही शादी करा के उसी खानदान को आगे लेके जाना। तो वैसे ही एक ही रिलेटेड प्लांट से आगे की जनरेशन निकालना, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से स्टेबल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस हमको देखने को मिलता है फॉर द सेवरल जनरेशंस, ठीक है, उसमें नया कोई कैरेक्टर नहीं आता है। तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट जो है वो सेलेक्ट किए थे, जिसमें सारे कैरेक्टर्स सेम थे। जैसे मैंने 2 पी प्लांट लिए, उसमें सारे कैरेक्टर्स सेम है, बस उसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जो अलग है। जैसे कि सब कुछ सेम है, बस एक जो है वो टॉल है, एक जो है वो डॉर्फ है। देन सेकंड एग्जांपल, सब कुछ सेम है लेकिन एक के सीड्स येलो है, एक के सीड्स ग्रीन है। थर्ड एग्जांपल, जैसे कि एक के सब कुछ सेम है, बस एक के जो इन्फ्लेटेड वहाँ पे जो है वो पॉट्स है, एक के जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है, एक के ग्रीन पॉट्स है या फिर एक के जो है वो येलो पॉट्स है। तो ऐसे बाकी सब कुछ सेम, बस एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया और उनका क्रॉस कराया, एंड वहाँ पे ऐसे एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराने को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड, ठीक है, सिंगल हाइब्रिड। अब मेंडल ने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे, तो इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो सेलेक्ट किए थे। सबसे पहले स्टेम हाइट, ठीक है, तो स्टेम हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या आते हैं, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। अब टॉल यहाँ पे डोमिनेंट होता है, डॉर्फ यहाँ पे रिसेसिव होता है। ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। फ्लावर का कलर इन्होंने सेलेक्ट किया दूसरे नंबर पे, तो वॉयलेट कलर के डोमिनेंट है, हमको ज़्यादा पसंद आता है, तो वॉयलेट इज डोमिनेंट, वाइट इज रिसेसिव। देन फ्लावर की पोजिशन, जो तो एक्सियल था आजू बाजू में जो आता है दैट इज डोमिनेंट, और जो एकदम टिप पे आता है दैट इज टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना भैया। देन पॉड शेप, इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, कंस्ट्रिक्टेड जो होता है वो होता है रिसेसिव। तो हम बड़े बड़े शिंग के लेते हैं ना, ठीक है, छिलके लेते हैं तो वो हम भरा हुआ दिखते हैं मोस्टली, हम जो है वो कंस्ट्रिक्टेड ज़्यादा नहीं लेते, तो उसके हिसाब से तुम ध्यान में रखो, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट। पॉड कलर भैया ग्रीन ही है, पूरी इंडिया में ग्रीन ही पॉड्स आते हैं मटर के, ठीक है, तो वो ग्रीन ही डोमिनेंट है, येलो जो है वो लेते भी नहीं है हम, तो रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे अनलाइक पॉड कलर, सीड कलर, यहाँ पे हमको लगता है कि मटर जो है वो ग्रीन होता है ज़्यादा, तो वो डोमिनेंट है, ऐसा नहीं है। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीड शेप में ऑफकोर्स बात है कि भैया राउंड अच्छा लगता है, तो राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। तो ये 7 कैरेक्टर चूज किए थे, वहाँ पे ध्यान में रखना। अब इनहेरिटेंस का 1 जीन का जो है हम वहाँ पे देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। सो इन्होंने एक एग्जांपल लिया, मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने टॉल और डॉर्फ पी प्लांट को जो है वो वहाँ पे 1 जीन के लिए वहाँ पे जो है वो स्टडी किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीड्स कलेक्ट किए दोनों के, एंड दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद इनको मिली फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है, मतलब टॉल प्लांट का वहाँ पे पोलन लिया होगा, डॉर्फ प्लांट की ओवरी में डाल दिया होगा, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और उसके जो सीड्स आए होंगे उस प्लांट में, ठीक है, डॉर्फ प्लांट में, उसको ज़मीन में डाल दिया होगा, ज़मीन से फिर नया प्लांट आया होगा, फिर उन्होंने नया प्लांट स्टडी किया होगा, तो वो जो नया प्लांट आया है इन दोनों के सीड से, उसको हम कहते हैं फिलियल जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन,
ठीक है, तो फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि भैया जब टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का मैंने डॉर्फ मतलब छोटा वाला उसका मैंने वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो मुझे जो पहली जनरेशन मिली उसमें सारे प्लांट जो है वो टॉल थे। ठीक है, फिजिकली देखने में सारे टॉल लग रहे हैं। उसमें से मतलब 4 सीड्स आए होंगे तो चारों मैंने ज़मीन के अंदर लगाए और चारों में से मेरे को चारों के चारों टॉल ही मिले, डॉर्फ मिला ही नहीं, छोटा कोई प्लांट आया ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि भैया पहली जो जनरेशन है इट ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, कोई दो में से एक पेरेंट को ऑलवेज रिजेंबल करेगा। ठीक है, जिसमें से एक पेरेंट के हमको दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें एक पेरेंट के बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। देन उन्होंने क्या किया, ये जो अभी फर्स्ट जनरेशन के 4 प्लांट हमको आए थे उन्होंने फिर उनका क्रॉस कराया, मतलब वो जो बच्चे थे उनमें से एक के पोलन ग्रेन लिए, दूसरे बच्चे के जिसमें ओरी थी उसमें डाल दिए। ठीक है, उसमें फ्लावर के अंदर डाल दिया, ओरी के अंदर। एंड फिर इन्होंने ऐसा करके जो है वो उससे भी 4 सीड्स निकाले और 4 सीड्स ज़मीन में डाल दिए, तो इनको मिली सेकंड जनरेशन, दैट इज फिलियल 2 जनरेशंस। लेकिन यहाँ पे अचंभे की बात ये थी, शॉकिंग बात ये थी कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो है वो डॉर्फ आए थे और कुछ प्लांट जो है वो टॉल आए थे। मतलब इन्होंने ये देखा कि 4 में से 1 प्लांट डॉर्फ था और 3 प्लांट टॉल थे, जो कि इसके फर्स्ट वाली जनरेशन में हमको नहीं दिखा था। सो यहाँ पे इन्होंने देखा कि टॉल एंड डॉर्फ प्लांट जो है वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप ही है, दोनों पेरेंट से बात करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हुआ है कि मीडियम हाइट वाला कोई भी प्लांट्स यहाँ पे नहीं आया है। आइदर प्लांट्स टॉल है या फिर आइदर प्लांट्स क्या है, डॉर्फ है। देन सेम रिजल्ट्स मिले जब इन्होंने अलग अलग ट्रेड्स या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखे। ठीक है, सपोज फ्लावर का पोजीशन का लिया होगा एक्सियल टर्मिनल, तो वहाँ पे एक्सियल F1 जनरेशन में सारे के सारे एक्सियल थे। तो सेकंड जनरेशन जब लिया इन्होंने F2 जनरेशन में, उन्होंने उनको 3 एक्सियल मिले होंगे, 1 टर्मिनल मिला होगा। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे देखे और फिर इनको जो रेशो मिला मोनोहाइब्रिड रेशो में, दैट इज फिनोटाइपिक रेशो, मतलब जो हमको दिख रहा है आंखों से, दैट इज 3:1, जहाँ पे F1 और F2 में कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हमको नहीं देखने को मिली है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल ने ये प्रपोज किया कि भैया कुछ तो भी ऐसी चीज है जो पेरेंट टू ऑफस्प्राइंग जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है थ्रू द गैमेट्स। ठीक है, थ्रू द पोलन ग्रेन्स, थ्रू द ओवा, थ्रू द एग, और उन्होंने उनको नाम दे दिया फैक्टर्स। ठीक है, उस जमाने में उनको मालूम नहीं था डीएनए आरएनए भैया कुछ चीजें मालूम नहीं थी, उनको जीन मालूम नहीं था क्या था, तो उस जमाने में उनको नाम दिया इन्होंने फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऐसी चीज है जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास हो रही है, एंड आज के दौर में हम इसको जीन्स बोलते हैं। तो व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनमें इंफॉर्मेशन होती है जो पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म। तो जीन्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हमको कैरेक्टर्स देते हैं, जैसे मेरे आंखों का कलर, ये मेरे में जीन्स है काले कलर के, इसलिए मेरे आंखों का कलर काला है। मेरे बाल काले कलर के क्योंकि मेरे में जीन्स है काले कलर के, दैट्स वाई वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। एंड जीन्स में क्या होता है कि जीन्स में होते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उसको हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, सपोज मेरी अभी यहाँ पे जो है वो आंखों का कलर के लिए मेरे जो है वो एक जीन्स है, उस जीन में 2 टाइप के वहाँ पे कैरेक्टर, 2 टाइप के वेरिएशंस है, एक है काले कलर की, एक है ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है इसको हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, सो दे आर व्हाट आर अलील्स? दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जीन तो सेम है आंखों के कलर की, लेकिन फॉर्म्स अलग है, एक है काले कलर के लिए, एक है ब्राउन कलर के लिए। समझ गए? तो इनको भी लिखा कैसे जाए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था वहाँ पे, और इन्होंने फिर अल्फ़ाबेटिकल जो है वो ABCD यूज़ किया। भैया सिंपलेस्ट है, ज़्यादा दिमाग मत लगा, बोले ABCD यूज़ करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कैरेक्टर है हाइट, तो वहाँ पे उन्होंने टॉल के लिए कैपिटल T यूज़ कर लिया एंड डॉर्फ के लिए वहाँ पे स्मॉल t यूज़ कर लिया। ठीक है, तो फिर वहाँ पे अलील्स के पेयर्स कैसे बन सकते थे कि अगर दोनों कैपिटल T डिफरेंट फॉर्म्स है तो वहाँ पे वो पूरा प्लांट ही टॉल है, अगर दोनों स्मॉल t है तो वहाँ पे वो पूरा प्लांट ही डॉर्फ है। ठीक है, और कैपिटल T स्मॉल t, ये तीसरा कैरेक्टर्स उनको नज़र में आ रहा था कि तीसरा ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने मेंडल ने ये प्रपोज किया कि इन द ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, टॉल और डॉर्फ पी प्लांट, ठीक है, इनकी जो आइडेंटिकल हाइट्स होगी, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे वहाँ पे होमोजाइगस। मतलब अगर दोनों जीन्स कैपिटल टी सेम होंगी, दोनों अलील सेम होंगी, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। दोनों अलग अलग वहाँ पे अलील्स है तो उसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी इज होमोजाइगस,
सेम है एलील की पेयर। स्मॉल टी इज ऑल्सो होमोजाइगस, सेम है एलील की पेयर। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो उसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। एंड यहाँ पे ये जो स्मॉल टी या कैपिटल टी बोल रहा हूँ, ये जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कैरेक्टर्स का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ जीनोटाइप। और जो हमको आंखों से दिख रहा है कि टॉल प्लांट है, छोटा हाइट का प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, तो दैट इज द फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या होगा ये तुम बता। 5 सेकंड दे रहा हूँ तुमको सोचने के लिए कि जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में। लिख लिया? चल, अब मेंडल ने ये बोला कि F1 हेटेरोजाइगोट जो है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी को क्रॉस किया विथ स्मॉल टी, टॉल प्लांट को, एंड क्रॉस किया विथ स्मॉल टी दैट इज डॉर्फ प्लांट। तो इनको फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो मिली वो मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, जो हेटेरोजाइगस थी। एंड जब इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो इसमें से हमेशा क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो है, एक एलील जो है वो दूसरे के ऊपर हमेशा क्या करती है, डोमिनेंट होती है, और दूसरी क्या होती है, रिसेसिव होती है। बड़ा भाई छोटा भाई साथ में है तो भैया बड़ा भाई स्वतः मन की मनमानी चलाएगा, छोटा भाई नहीं चला सकता। घर में अगर मम्मी पापा नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई है, या बड़ी बहन छोटी बहन है, तो उसमें भैया बड़े भाई का या बड़े बहन का राज होता है, ठीक है। तो एंड अगर 2 छोटे भाई है और एक बड़ा भाई मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पे 2 छोटे भाई टीम अप बन लेते हैं, फिर वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ही केस यहाँ पे होता है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वहाँ पे कैपिटल टी जो है भैया वो डोमिनेंट हो जाता है स्मॉल टी के ऊपर, और वो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, खुद के कैरेक्टरिस्टिक को। और हमको मालूम है कैपिटल टी का खुद का एक्सप्रेशन क्या है, टॉल प्लांट। तो भैया कैपिटल टी स्मॉल टी के जब भी बात होगी तो वहाँ पे प्लांट कैसा होगा, फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल। तो अगर आपने आंसर सही टॉल लिखा है तो यू आर राइट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना। तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे हमेशा क्या दिखते हैं, फिनोटाइपिकली तो टॉल है, लेकिन जीनोटाइप उनका अलग है। तो यहाँ पे हम अलग अलग वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे कि टी के लिए टॉल है तो टी के लिए डी क्यों नहीं यूज़ करते हम डॉर्फ के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है आगे जाके, ये भी समझ में नहीं आएगा हमको कि ये सेम एलील से निकले हैं या नहीं निकले हैं। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो alleles can be similar in case of homozygous, that is capital T, small t, and dissimilar होते हैं in case of heterozygous, that is capital T, small t. So अगर हम एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेके वहाँ पे उनका हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी का हमने क्रॉस करा है, तो उसको हम कौन सा क्रॉस कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो भैया फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट भी तो एक्सप्रेस हुआ था F2 जनरेशन में, तो ये कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये है कि जब टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को क्रॉस किया गया तो टॉल प्लांट्स ने भी गैमेट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। कैपिटल टी ने कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस किए होंगे, कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी ने कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस किए होंगे, स्मॉल टी वाले, ठीक है। और जब इसका कैपिटल टी आ जाएगा, इसका स्मॉल टी वाला गैमेट आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये हमको पता चल जाता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से, एंड पेरेंट में जो 2 गैमेट्स बन रहे हैं, जैसे कि कैपिटल टी वाले में 2 गैमेट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। स्मॉल टी के गैमेट्स भी अलग हो जाते हैं, एक ही अलग हो जाता है स्मॉल टी, दूसरा भी अलग हो जाता है स्मॉल टी। तो सेग्रीगेशन हो जाता है वन एलील का फ्रॉम अनदर, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है अलग अलग हो जाते हैं वो। तो 50% वहाँ पे चांस होता है कि दोनों गैमेट एक दूसरे से वहाँ पे क्या हो जाए, मिल जाए। 50% वहाँ पे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से, इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से। तो यहाँ पे अगर दोनों का वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है F2 जनरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि एक का कैपिटल टी के गैमेट कैपिटल टी होंगे, दूसरे के स्मॉल टी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ रहा है तो वहाँ पे फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिल रही है। अब अगर हमने इसका क्रॉस कराया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम सेल्फ क्रॉसिंग बोल रहे हैं, इसको हम F1 को सेल्फ हाइब्रिडाइज करना बोल रहे हैं। तो इसके गैमेट्स क्या होंगे दोनों के, इसके गैमेट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम अदर का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 50% ये पॉसिबल हो जाती है कि इसका कैपिटल टी दूसरे वाले प्लांट के स्मॉल टी के साथ मिल जाए, ठीक है, एंड दूसरा इसका भी एक स्मॉल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ मिल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब पहले वाले का स्मॉल टी का गैमेट दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ मिल जाएगा
तो वहाँ पे स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएगा। दोनों जब रिसेसिव वाले एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, वहाँ पे जो है जाइगोट प्रोड्यूस होगा, दैट इज रिसेसिव जाइगोट, दैट इज डॉर्फ प्लांट आ जाएगा F2 जनरेशन में। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा, अगर तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो तो ये थोड़ा समझाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी में क्लियर बताया गया, तो वहाँ से तुमको सिंपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई वहाँ पे F2 जनरेशन में हमको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमको जो है वो रिसेसिव देखने को मिलता है। अब इसको साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। ठीक है, पनेट स्क्वायर किसने निकाला था? एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने निकाला था, दैट इज रेग्नार्ड पुनेट। अब पुनेट स्क्वायर क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस, कि कौन कौन से टाइप के जीनोटाइप्स फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे अगर हम क्रॉस करते हैं। तो ये मैथमेटिकल वे है जिसकी मदद से हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, टॉप रो और टॉप कॉलम एक बनना है जिसमें दोनों के हमको पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखने हैं, एंड वहाँ पे फिर दोनों को एक एक करके क्रॉस कराना है। तो वहाँ पे हमको जो है वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। प्लस वाला जो है वो फीमेल के लिए, राउंड विथ प्लस, एंड एरो विथ ओ वहाँ पे जो होता है दैट इज़ फॉर मेल, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, उनका वहाँ पे पॉलिनेशन करा दो, उनका पनेट स्क्वायर निकालो। तो वहाँ पे हमको जो है वो देखने को मिलता है कि भैया वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है मोनोहाइब्रिड का, दैट इज़ 3 टॉल आ रहा है, 1 डॉर्फ आ रहा है, दैट इज़ 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है जेनेटिक्स के फॉर्म में, दैट इज़ 1:2:1, मतलब 1 पूरा टॉल प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट वाला जो है वो प्योर रेसेसिव डॉर्फ दैट इज स्मॉल टी, दैट इज 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो यही यहाँ पे रेशियोज के फॉर्म में तुमको एनसीईआरटी में समझाया गया है कि हमको जो है वो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, 1/4 हमको स्मॉल टी मिल रहा है, और 1/4 हमको कैपिटल टी मिल रहा है। और उनका जब रेशियो निकाला जाता है तो हमको वो 3:1 देखने को मिलता है, दैट इज़ फिनोटाइपिक, जो बाहर से हमको दिख रहा है कि 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट शॉर्ट है। और लेकिन हम जब जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वो वही 1:2:1 देखने को मिलेगा। 1 प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है, एंड 1 जो है वो प्योर डॉर्फ है। तो यही हमको देखने को मिलता है जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसका बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल लेते हैं, दैट इज़ ax + by स्क्वायर का, तो हमको वही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज़ 1:2:1। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो, ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुमको, तो यहाँ पे ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, मैंने जो बोला है वो ध्यान में रखो, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो मैथमेटिकली आ गया, लेकिन फिजिकली कैसे निकाला जाए, फिजिकली कैसे पता किया जाए कि सपोज मेरे पास 4 सीट्स आ गए, चारों में से यहाँ पे जो है वो 3 टॉल आ गए और 1 जो है वो डॉर्फ आ गया, तो भैया इन 3 में से 2 हाइब्रिड कौन से है, ये कैसे निकाला जाए? ये सवाल सिर्फ मेंडल को आया। फिर उन्होंने इसके लिए इजाद किया टेस्ट क्रॉस। इन्होंने क्या किया कि जो 3 टॉल प्लांट आए थे उसको वहाँ पे इन्होंने जो है वो बैक क्रॉस किया विद वन ऑफ द रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, डॉर्फ प्लांट के साथ इसको क्रॉस किया, मतलब जो टॉल प्लांट है उसका पोलंग्रेन लिया और उसको जो पेरेंटल डॉर्फ प्लांट था, छोटा वाला प्लांट था, उसके ओवरी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इससे कैसे पता चला कि भैया ये प्योर है या नहीं? तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी। ठीक है, सपोज हम ये बात करते हैं कि 3 में से 1 प्लांट जो है वो प्योर होगा, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और जब वो शॉर्ट वाले से जो है वो ये करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब वहाँ पे स्मॉल टी से यहाँ पे करेगा तो सारा हमको क्या मिलेगा, सारे हमको मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कॉम्बिनेशन। और इसमें डोमिनेंट कौन सा होता है, कैपिटल टी वाला, तो मतलब सारे के सारे टॉल मिलेंगे। तो अगर हमको वहाँ पे बैक क्रॉस दैट इज टेस्ट क्रॉस करने के बाद, हमको वन ऑफ द रेसेसिव पेरेंट के करने के बाद वहाँ पे हमको अगर सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं तो वो प्लांट कैसा है, प्योर टॉल है। लेकिन अब वही अगर वो हाइब्रिड टॉल होता, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी होता, और उसको यहाँ पे हम स्मॉल टी से कराते, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता कि एक यहाँ पे 2 जो हो रहे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे और 2 जो है वो स्मॉल टी आएंगे, यानी कि 2 प्लांट जो है वो उससे फॉर्म होंगे जो प्योरली डॉर्फ होंगे, और 2 प्लांट उसमें से प्योरली टॉल होंगे, प्योरली नहीं हाइब्रिड टॉल होंगे। ठीक है, तो हाफ 50-50% रेशो आएगा। ठीक है, 1:1 रेशो आएगा। और जब 50-50% रेशो आएगा, 1:1 रेशो आएगा, तो इसका मतलब वो जो अननोन फ्लावर है जो हमारे सामने वो क्या है, हेटेरोजाइगस है उस जीन के लिए। एंड अगर सारे के सारे डोमिनेंट वाले आ रहे हैं
तो उसका मतलब वो होमोजाइगस है डोमिनेंट के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे प्योर आ रहे हैं, एक ही टाइप का आ रहा है, तो दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस। एंड अगर आधे आधे आ रहे हैं, हाफ फ्लावर्स आर डोमिनेंट हाफ आर रिसेसिव, देन इट इज अ हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने भैया क्या किया, दो जनरल रूल्स दिए, दो जनरल लॉज दिए ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया इन्होंने, और दूसरा जो दिया वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, फर्स्ट सेंटेंस उसमें कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो भैया कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय फैक्टर। अब फैक्टर जो है वो पेयर्स में आते हैं, उसको हम अलील्स कहते हैं। ये दूसरा सेंटेंस है कि फैक्टर्स आर ऑकर्स इन पेयर्स। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर डिसिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जो डोमिनेट करता है उसको हम डोमिनेंस कहेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में टी कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है, तो उसको कैपिटल टी को हम क्या करेंगे, दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं कर रहा है खुद को एक्सप्रेस, तो दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूज किया जाता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर, दैट इज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जहाँ पे हमको F1 और F2 जनरेशन के रिजल्ट्स पता चलते हैं। तो ये हमको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमको 3:1 कैसे मिला इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखो। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि भैया दिस लॉ जो है वो किस बेसिस पे बेस है, तो ये किस बेसिस पे बेस है, दैट इज अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अलील्स कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब वहाँ पे मिक्स कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो मीडियम हाइट का आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड ये जो दोनों कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में छुपे हुए थे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं ना F2 जनरेशन। कैसे होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक गैमेट में कैपिटल टी चला जाता है, एक गैमेट में स्मॉल टी चला जाता है, ठीक है। तो ये पेयर्स सेग्रीगेट हो जाती है ड्यूरिंग द गैमेट्स, और गैमेट्स ओनली एक पेयर ही रिसीव करता है। और जब अलग अलग गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हमको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको अलील्स विद इक्वल पोर्शन मिल जाएंगे, दैट इज आइदर इट कैन बी होमोजाइगस फॉर्म हो सकता है, आइदर इट कैन बी हेटेरोजाइगस फॉर्म हो सकता है, आइदर इट कैन बी डोमिनेंट फॉर्म हो सकता है, आइदर इट कैन बी रिसेसिव फॉर्म हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो जो एक्सपेरिमेंट्स हमने पी प्लांट के ऊपर किए थे वही हमने कुछ अलग अलग अदर प्लांट्स पे भी किए, हमने नहीं किए, मतलब मेंडल भाई साहब ने किए, अलग साइंटिस्ट ने किए। हम तो ऐसे कुछ चीज़ें करते नहीं हैं क्योंकि पूरा दिन तो हमारा मोबाइल पे लगा रहता है। चलो सब्जेक्ट की बात करते हैं। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, तो पता चला कुछ प्लांट जो है उनका F1 जो रेशियो आ रहा था, F1 जनरेशन आ रही थी, वो मैच नहीं कर रहा था, जो हमको पी प्लांट्स में देखने को मिला उससे मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे पेरेंट में से किसी का भी जीनोटाइप हमको F1 में नहीं दिख रहा था, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा था। जैसा हमको इस डॉग फ्लावर में देखने को मिला, जिसको हम स्नैपड्रैगन या एंटेरिनम स्पीसीज भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो इसमें रेड कलर के फ्लावर होते हैं जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं, एंड वहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर होते हैं जो स्मॉल आर है, दैट इज़ रेसिसिव। एंड जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तब वहाँ पे हमको F1 जनरेशन में मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, बट इसका कलर रेड होना चाहिए था बट रेड नहीं था। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर का कलर जो था वो था पिंक, ठीक है। एंड मतलब F1 जनरेशन में हमको पिंक मिला, और जब इस पिंक को सेल्फ क्रॉस किया गया, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से ही यहाँ पे क्रॉस किया गया, तो हमको मिला एक कैपिटल आर दैट इज रेड, दो कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज पिंक, एंड एक स्मॉल आर दैट इज वाइट। 1:2:1 रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेशियो तो एग्जैक्टली जो हम मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे थे वहाँ पे जीनोटाइप तो वही मिला है, लेकिन फिनोटाइप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे दैट इज 3:1 वो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको 1:2:1 देखने को मिल रहा है, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। सो तो यहाँ पे आर जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था स्मॉल आर के ऊपर, दैट्स वाई हमको ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, और इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊँ तुमको कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है कि एक डोमिनेंट क्यों है दूसरे के ऊपर, तो एक देखो सबसे पहली बात होती है कि भैया हर एक जीन में इंफॉर्मेशन होती है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट,
एंड हम जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है या कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे 2 कॉपीज होती है जीन की, एंड हर एक में दैट इज पेयर ऑफ अलील्स हमको देखने को मिलती है। अब ये दोनों अलील्स ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिकली हो, जैसे कि हेटेरोजाइगस के केस में हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिंपल कुछ चेंजेस की वजह से, जेनेटिक चेंजेस की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से यहाँ पे एक जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, एंड मॉडिफाई होने के बाद वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उसको हम रिसेसिव कहते हैं। और जो मॉडिफाई होके या ना होके भी जैसे कि वैसी रहती है, खुद को एक्सप्रेस करती है, उसको हम डोमिनेंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसके लिए तुमको सेंट्रल डॉगमा समझना पड़ेगा। देखो सेंट्रल डॉगमा क्या है कि भैया जीन्स होते हैं, जीन्स आगे जाके डीएनए बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं। तो ये जो हम कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ड्यू टू प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल अलील है, नॉर्मल जीन है, तो वो नॉर्मल डीएनए देगी, नॉर्मल आरएनए देगी, नॉर्मल प्रोटीन देगी, और नॉर्मल प्रोटीन है तो नॉर्मल वहाँ पे एंजाइम तैयार होगा, और उसकी वजह से हमको नॉर्मल जीन है वो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और नॉर्मल कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, और इसमें क्या हो गया कि जीन में एलील में बदलाव हो गए, उसकी वजह से डीएनए में बदलाव, आरएनए में बदलाव, प्रोटीन में बदलाव, और उसके चलते वहाँ पे एंजाइम में बदलाव, तो वहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो जाता है एलील्स का। एंड मॉडिफाई एलील एक तो सेम हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, या फिर लेस एफिशिएंट हो सकती है। दैट इज मॉडिफाइड एलील जो भी एंजाइम बनाएगी वो नॉर्मल भी हो सकता है या लेस एफिशिएंट हो सकता है। एंड वो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन फंक्शनल हो जाए, काम ही ना करे, या फिर वो एंजाइम बना ही ना, ये भी तो केस हो सकता है। तो ऐसे ही जो सिनेरियोज आते हैं जिसमें लेस एफिशिएंट एंजाइम हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो, या एंजाइम हो ही नहीं आता हो, तो उस केस में इसको हम रिसेसिव कहते हैं। अगर नॉर्मल है तो या इट इज़ अ डोमिनेंट, अगर नॉर्मल है तो ये ट्रेट सेंड करेगा, बट बाकी तीनों कंडीशन है तो इट शुड बी द, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि दैट इज़ द रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला जो होता है वो अनमोडिफाइड एलील्स होता है, एंड जो मॉडिफाइड एलील्स है वो मोस्टली हमको रिसेसिव में देखने को मिलते हैं। सो रिसेसिव ट्रेट हमको क्यों देखने को मिलता है? इट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड एट ऑल, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखो हमने देखा था कि F1 में जो भी जनरेशन्स आ रही है, जो पेरेंट्स आ रहे हैं, वो आइदर एक पेरेंट को रिजेंबल करता है तो उसको हम डोमिनेंस कहते हैं, या फिर बीच में का कुछ आ रहा है, दोनों का नहीं आ रहा है, तो उसको हम वहाँ पे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। लेकिन क्या होगा अगर वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करें, मतलब टॉल, मतलब यहाँ पे रेड और पिंक आ रहा था, तो वहाँ पे वो दोनों के बीच में का कुछ तो भी लाए, आधा रेड आधा पिंक ला ले। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है कि दोनों पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं F1 जनरेशन में, तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। एंड उसका परफेक्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। देखो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो इट इज़ कंट्रोल बाय द जीन आई, एंड यहाँ पे जो RBCs होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, आई जीन होती है जो शुगर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एंटीजेंस प्रोड्यूस करती है, एंड उस एंटीजेंस के कारण यहाँ पे हमको अलग अलग ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, दैट इज A, B और O। अब ये जो जीन आई है इसके 3 एलील्स है, दैट इज IA, IB या स्मॉल आई, या उसको हम IO भी कहते हैं। और यहाँ पे IA एंड IB जो है वो अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करती है, एंड जो I0 है या स्मॉल आई है ये कोई भी टाइप का शुगर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, दैट इज एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती, शुगर नहीं। देन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ को ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, वी नो दैट, तो यहाँ पे एक जीन में 2 एलील्स होगी, आइदर इट कैन बी IA, IB, आइदर इट कैन बी IA, IA, आइदर इट कैन बी IB, IB, ठीक है, या फिर IO, IO, या फिर II हो सकती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर IA है तो ब्लड ग्रुप A है, IB है तो ब्लड ग्रुप B है, II है या IO है तो वहाँ पे O है। बट अगर IA और IB ये 2 जीन्स वहाँ पे है तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाता है AB, मतलब दोनों यहाँ पे पेरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एंड यहाँ पे 3 टाइप्स के एलील्स है, तो यहाँ पे अलग अलग हमको 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो देर आर टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ABO हमको देखने को मिलते हैं। तो फिनोटाइप्स कितने हुए? तो देखो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। तो फिनोटाइप्स हुए 4, ठीक है। तो 4 फिनोटाइप्स 6 जीनोटाइप्स, ये MCQs आता है तो ध्यान में रखो, ठीक है। सो साथ ही में तुमने ये देखा होगा कि यहाँ पे 3 एलील्स प्रेजेंट है एक जीन के लिए, दैट इज IA, IB एंड IO।
तो यहाँ पे मोर देन 2 अलील्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स, ठीक है, क्योंकि 3 अलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, बट एक इंडिविजुअल को तो 2 ही अलील्स हो सकते हैं। तो इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल कब होता है, जब वहाँ पे पॉपुलेशन स्टडीज की जा रही हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। जब पॉपुलेशन स्टडी की जा रही हो तभी वहाँ पे मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहाँ पे एमसीक्यू में तुमको येड़ा बनाया जा सकता है, यहाँ पे तुमको बोला सकता है इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो वहाँ पे दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जब पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं तभी वो वहाँ पे जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, सिंगल जीन जो है वो मोर देन 1 इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब एक जीन के कारण आदमी जो है वो काला भी हो रहा है और एक जीन के कारण जो है वो मोटा भी हो रहा है। तो एक जीन 2 से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे केसेस को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। जैसा हमको वहाँ पे स्टार सिंथेसिस में दिखाया गया है पी में, ठीक है। स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल बाय 1 जीन। इसके अंदर 2 अलील्स होती है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। जब कैपिटल बी कैपिटल आता है होमोजाइगस कंडीशन है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब स्मॉल बी आता है तो लेसर एफिशिएंसी यानी कि स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड जब मैच्योरेशन के बाद अगर हम देखें तो कैपिटल बी राउंड हो जाता है, स्मॉल बी रिंकल्ड हो जाता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे एक कैपिटल बी एंड स्मॉल बी दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, तो वहाँ पे ये नहीं देखने को मिलता कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि इट इज़ अ राउंड, बट जो साइज प्रोड्यूस हो रही है वो इंटरमीडिएट साइज हो रही है। दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी इज इंटरमीडिएट साइज, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये तुमको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ये एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहा है, ठीक है, साथ ही में प्लियोट्रॉपिज्म का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। एक जीन के कारण मल्टीपल इफेक्ट भी हो रहे हैं, वो राउंड भी हो रहा है, मोटा भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ठीक है जब कैपिटल बी स्मॉल बी साथ आ रहा है तो वहाँ पे मीडियम साइज ग्रेन फॉर्म हो रही है। दैट इज हाउ इट शोज इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आल्सो। दैट इज स्टार्च सीड्स ऑफ पी, ठीक है, पी सीड्स भी कह सकते हो तुम। सो इससे हमको ये पता चलता है कि भाई डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस कैरेक्टर, ये आइदर फीचर है जीन्स का और जीन के प्रोडक्ट्स का। उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही इसकी जो कीमत जो है वो वैरी होती है, इसका जो डोमिनेंस जो है वो वैरी करता है। एंड इसी की वजह से जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मेंडल ने हमने देखा कि मोनो हाइब्रिड रेशो लिया जिसमें एक कैरेक्टर एट ए टाइम लिया था। यहाँ पे 2 जीन्स 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम हम ले सकते हैं, जैसे कि येलो कलर एंड राउंड शेप सीड, साथ ही में इसको हम कर सकते हैं क्रॉस विथ ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। तो यहाँ पे तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिंकल्ड है, कौन सा जो है वो रेसेसिव है, कैसे पता चलेगा? तो देखो सिंपल चीज़ है, हमने शुरुआत में ही देखा था कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है ओवर द ग्रीन एंड राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड। तो यहाँ पे जब भी आप येलो कलर को हम कैपिटल वाई दिखाएंगे एंड यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर को हम स्मॉल वाई, राउंड को हम कैपिटल आर दिखाएंगे एंड रिंकल्ड को हम स्मॉल आर दिखाएंगे। तो जब भी ये दो क्रॉसेस हो रहे हैं, डबल क्रॉस हो रहा है, डायहाइब्रिड रेशो फॉर्म हो रहा है, इसको जो है वो क्या करता है एट द जेनेटिक्स लेवल ये सिंगल क्रॉस ही करता है। मतलब येलो वाला जो है वो ग्रीन वाले के साथ ही वहाँ पे क्रॉसिंग होगा कैरेक्टर, एंड राउंड वाला जो है वो रिंकल्ड वाला के साथ ही क्रॉस होगा। मतलब उनका इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड रेशो से हमको डायहाइब्रिड रेशो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आएगी दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसमें आर और वाई दोनों कैपिटल है, तो वहाँ पे राउंड एंड येलो जो है वो डोमिनेंट होगा एंड स्मॉल वाई दैट इज जो है वो रिसेसिव होगा, ठीक है। तो दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हमको F1 जनरेशन क्या मिलेगा, दोनों का मिक्सचर, दैट इज एक होगा कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल आर, एक होगा कैपिटल वाई, दूसरा होगा स्मॉल वाई, दैट इज आर वाई, लेकिन उसमें एक कैपिटल एक स्मॉल। एंड जब इनका सेल्फ हाइब्रिडाइज किया जाता है, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये अलग अलग 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट्स बनाता है। 2 टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करते हैं और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। तो यहाँ पे 2 है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 2 है तो n इज इक्वल टू 2 टू द 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, और 4 इसके और 4 इसके गैमेट्स दोनों जब आपस में हम क्रॉस करेंगे इन पनेट स्क्वायर, तो हमको 16 अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर हम उनका रेशियो निकालें तो उसमें हमको राउंड येलो मिलेंगे 9, राउंड ग्रीन मिलेंगे हमको 3,
रिंकल्ड येलो मिलेंगे हमको 3, रिंकल्ड ग्रीन हमको मिलेंगे 1, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा 9:3:3:1। दैट इज अ फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का कैसे निकालेंगे? मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, तो उसका डायहाइब्रिड कैसे निकालेंगे? दोनों को क्रॉस करो, क्योंकि ये 2 मोनोहाइब्रिड रेशो है 1:2:1 × 1:2:1, तो वो आता है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। 121, 242, 121। दैट इज डबल करना है बीच वाले को बस, ठीक है, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो दैट इज द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसी से हमको पता चल जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस से ही मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। एंड ये लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइन इन द हाइब्रिड, 2 अलग अलग ट्रेड्स हम एक हाइब्रिड में जब कंबाइन करते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर जो होता है कैरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। जैसे कि हमने राउंड सीड लिए थे, ठीक है, एंड रिंकल सीड लिए थे, साथ ही में हमने येलो कलर सीड लिए थे एंड ग्रीन कलर सीड लिए थे। तो यहाँ पे राउंड एंड रिंकल का जो है वो अलग होगा असॉर्टमेंट, एंड येलो एंड ग्रीन का यहाँ पे असॉर्टमेंट अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट हमको कंबाइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ पे जो है अगले पैराग्राफ में किया है एक्सप्लेन। एंड जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे 50-50% जो है वो जाते हैं गैमेट्स के अंदर, ठीक है। एंड तो दैट्स वाई वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, 4 × 4 16 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स हमको यहाँ पे दिखते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है। एंड फिनोटाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हे गाइस, होप तुमको ये एनसीईआरटी रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड नीचे कमेंट में भी बताना अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगी तुमको, और कुछ नया तरीके से कुछ चाहिए होगा तो जल्दी इसका पार्ट 2 आ जाएगा, या आ चुका होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो पार्ट 2 भी देख लेना, मजा आ जाएगा तुमको। एंड लाइव एमसीक्यूज में लेने वाला हूँ, तो आ जाना भैया, मस्त एमसीक्यूज भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।